तो देश में पीएफआई पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा तेजी के साथ कसता जा रहा है। ईडी और एनआईए ने कल देर रात छापेमारी का ऑपरेशन शुरू किया और अब तक देश के 13 राज्यों में एक साथ की गई छापेमारी में 100 से ज्यादा संदिग्धों को दबोचा जा चुका है। उधर यूपी में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूपी एटीएस भी ऑपरेशन में शामिल है और अभी तक 8 संदिग्धों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। तो देश के 13 राज्यों में सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त चल रहा है। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देश में 13 राज्यों में यह एक्शन हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों द्वारा। मेरठ और नोएडा में भी छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी कई ठिकानों पर ये रेड्स हुई हैं। पीएफआई पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। अलग अलग शहरों में पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है। यूपी में अब तक 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी में छापे पड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ से संदिग्ध आतंकी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में कुल मिलाकर 13 राज्यों में ये रेड इस वक्त चल रही है और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देश से लगभग 100 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। और अगर गिरफ्तारी की बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश से 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है। आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, कर्नाटक से 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं केरल की बात करें तो 22 लोगों को अरेस्ट केरल से किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20 और राजस्थान से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं तमिलनाडु से 10 और पुडुचेरी से 3 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। कुल मिलाकर लगभग 100 गिरफ्तारियां देश में हुई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देशव्यापी इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तकरीबन 106 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ इस छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची। अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें तो 10 राज्यों में तमाम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त में मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और ईडी मुख्यालय की बात करें तो यहां पर भी एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद यहां पे लाया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम परवेज बताया जा रहा है, जो शाहीन बाग इलाके में रहता है और उसे यहां पर गिरफ्तार करने के बाद यहां पे लाया गया है। जिस तरह अगर बात करें एजेंसी की बात करें तो जांच एजेंसी इस मामले में ईडी जो है इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज की और उसके बाद पिछले काफी समय से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में एनआईए की छापेमारी की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के ही पास हैं। लखनऊ में एनआईए और एटीएस ने वसीम नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और ये तस्वीरें सुबह 4 बजे के करीब की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस की टीमें पैरामिलिट्री फोर्स के साथ लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची और बाद में एनआईए वसीम उर्फ बबलू को अपने साथ ले गई। वहीं पीएफआई के खिलाफ एनआईए की छापेमारी में बहराइच से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एनआईए और एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन में जरवल इलाके में कमरुद्दीन को हिरासत में लिया, जिससे अभी भी पूछताछ की जा रही है। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा चुकी है, जिसके लिए एटीएस की टीम लगातार पीएफआई के सदस्यों की धरपकड़ के अभियान में जुटी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई का दौर जारी है। गाजियाबाद, मेरठ और अन्य कई जिलों में लगातार एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। मेरठ की बात करें तो मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पीएफआई के सदस्य मुनीर की तलाश में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। मकसूद अली के चौक में आज सुबह एटीएस की टीम पहुंची, जहां उसके रिश्तेदारों के घर में छापेमारी की गई, लेकिन मुनीर वहां नहीं मिला और इसी मुनीर की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें अलग अलग ठिकानों पर रखा गया है। एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। मेरठ पुलिस भी इंक्वायर कर रही है कि आखिर कहां छिपा था मुनीर, किन कृत्यों में वो लिप्त है और तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आ सके हैं उनके जवाब। और अभी एटीएस की टीम छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पीएफआई सिमी का ही बदला हुआ रूप है। बाकी जो इसमें संलिप्त हैं उनके लिए जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है जो देश विरोधी काम कर रहा है। पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है।
आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी छापेमारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव एनआईए के डीजी समेत गृह मंत्रालय के कई सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएफआई से संबंधित सर्च ऑपरेशन के मसले पर यह बैठक चली है। गृह मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। तो पीएफआई के सर्च ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी हुई। आज देश भर में 13 राज्यों में छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश से भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो केंद्रीय एजेंसियों की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पीएफआई पर कही जा रही है और इसे लेकर इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह के आवास पर भी चली, जिसमें गृह मंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में एनआईए के डीजी समेत गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद समेत कुल 8 शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर यह छापेमारी हुई है। मेरठ और नोएडा में भी छापेमारी हुई है और इस पर नजर बनाए हुए हैं अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश बहराइच से लाइव हैं और अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। उमेश द्विवेदी भी वाराणसी से और निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो चलिए अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे शंकर आनंद का, जो राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हैं। शंकर आनंद, अभी तक 13 राज्यों में यह छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश से भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। क्या अपडेट है, कितने लोग कुल अरेस्ट हुए हैं और कितने संदिग्धों को पकड़ा गया है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं शंकर आनंद? तो लगता है फिलहाल आवाज नहीं पहुंच रही है। शंकर आनंद को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रुक फिलहाल ऋषभ मणि त्रिपाठी का करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। ऋषभ मणि, यहां भी इंदिरा नगर इलाके में टीम पहुंची थी और सुबह 4 बजे यहां पर रेड हुई थी और एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था। तो लखनऊ में कुल कितनी जगह ये रेड पड़ी है और किस तरह के ठिकाने हैं जहां पर यह छापेमारी हुई है? देखिए, लखनऊ में जो बताया जा रहा है 3 से 4 ठिकानों पर रेड की बात जरूर कही गई है, लेकिन हम एजेंसीज में हमारे जो सोर्सेज हमने वहां बात की तो उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जिनसे पूछताछ की गई है और जहां पर कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है उनको हिदायत के साथ छोड़ भी दिया गया है। लेकिन वसीम अहमद, इंदिरा नगर इलाके से वसीम अहमद उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की पुष्टि हम लोगों को हो रही है। वसीम अहमद के बारे में बताया जाता है कि ये पीएफआई का अध्यक्ष रह चुका है। 2019 में जब सीएएनआरसी के खिलाफ राजधानी लखनऊ में एक हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उस मामले में भी ये जेल गया था और इसको पीएफआई से जुड़ा हुआ बताते हैं। लिहाजा सेंट्रल एजेंसी जब ईडी पहुंची है, एनआईए पहुंची है, इसके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और तमाम जो लेन देन है उसके बारे में पूछताछ हुई है। ये जब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है। ये भी सूत्रों ने बताया है कि 3 से 4 बजे के बीच में एजेंसी पहुंच गई थी, कई घंटे पूछताछ की। उसके बाद करीब 7:30 बजे वसीम अहमद उर्फ बबलू को अपने साथ लेकर चली गई है एनआईए और ईडी की टीम। बिल्कुल, और लखनऊ का अपडेट आपने बताया। रुक करते हैं वाराणसी का, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ है। वाराणसी से क्या अपडेट है, कितनी जगह रेड पड़ी है उपेंद्र, और क्या किसी की अरेस्टिंग यहां से भी हुई है? देखिए, यहाँ पर 2 जगह रेड पड़ी है, एक आदमपुर एक जैतपुरा। ये दोनों मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और यहाँ से 2 लोगों की 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ एटीएस की टीम कर रही है। चूंकि ये ऑपरेशन एनआईए का था और यूपी में ये एटीएस के साथ मिलकर ये छापेमारी की जा रही है। तो ऐसे में एटीएस के अफसरों ने करीब 2.5 घंटे पूछताछ की है और उसके बाद कुछ इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ और जगह छापेमारी हो सकती है, न केवल पूर्वांचल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के दूसरे जिलों में। अभी जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, उनको
जो एटीएस है वो अपने लखनऊ एटीएस मुख्यालय ले जा सकती है और वहां पर कुछ और पूछताछ हो सकती है। फिलहाल क्या इनसे इनपुट मिला है, क्या जानकारी मिली है, ये तो अभी इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जानकारी गोपनीय है, लेकिन है वाराणसी से कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद में भी एनआईए की रेड पड़ी है। यहां से अमित राणा हमें अपडेट दे रहे हैं। अमित, गाजियाबाद से क्या अपडेट आपके पास है? जी, आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का कलचीना एक गांव पड़ता है। उस गांव में एटीएस ने आज दबिश दी और वहां से जो युवक था, परवेज नामक युवक की तलाश में यहाँ आई थी। हालांकि परवेज मौका फायदा उठाकर यहाँ से निकल गया था। उसके जो परिजन है उनको डिटेन करने की बात कही जा रही है। हालांकि यूपी पुलिस इसमें कुछ भी बोलने से कतरा रही है। कुछ लोग मेरे साथ गाँव के हैं जो बताएंगे। बेटा, आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? आपको पता है कुछ परवेज के बारे में? क्या करते हैं? परचून की दुकान करते हैं। ये गांव के ही लोग हैं, हालांकि बोलने से कतरा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि परवेज का जो भाई है इसी गांव में, जो तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, इसी गांव में परचून की दुकान चलाते हैं। कलचीना ये गांव है, थाना भोजपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है। यहीं पर परवेज रहा करता था और बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब की टीम आज यहां पहुंची तो उससे पहले ही परवेज यहां से जा चुका था, यहां से फरार हो चुका था। हालांकि उसके जो परिवारजन है उनको एटीएस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एटीएस ने डिटेन यहां से भी लोगों को किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बहराइच में भी छापा पड़ा है। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बहराइच का क्या अपडेट है? यहाँ कितनी जगह रेड पड़ी है और क्या यहाँ से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी आस्था जी, मैं बता दूं, बहराइच में सुबह तकरीबन 4:30 बजे बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र के जरवल कस्बा में एक जो पीएफआई का जिलाध्यक्ष है, उसका नाम है कमरुद्दीन, उसके यहाँ छापेमारी हुई है। पुलिस और एटीएस और स्थानीय पुलिस और एसआईटी की टीम फिलहाल उसे पूछताछ के लिए लखनऊ लेके गई है और उसके पास से 2 फोन बरामद हुए, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन में कई ऐसे नंबर जो मिले हैं, पुलिस स्थानीय पुलिस ने बताया कि आपत्तिजनक थे और कुछ मटेरियल मिला है मोबाइल में। उसी के आधार पर उसको डिटेन किया गया है, उसको लखनऊ ले जाया गया है पूछताछ के लिए। और मैं आपको कमरुद्दीन के बारे में बता दूं, कमरुद्दीन पीएफआई का जिलाध्यक्ष बहराइच का हुआ करता था। सीएनआरसी के प्रदर्शन के दौरान उसने सक्रिय भूमिका बहराइच में निभाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहां से भी आपने बताया कि कमरुद्दीन नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन मेरठ में भी छापेमारी हुई है। निखिल अग्रवाल से इस पर अपडेट लेते हैं। जी निखिल। देखिए, जिस तरीके से देश भर में छापेमारी का दौर जारी है, वेस्टर्न यूपी में भी छापेमारी हुई है। गाजियाबाद, शामली, मेरठ और तमाम जगहों पर छापेमारी हुई है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में मुनीर नाम के शख्स के लिए, जो पीएफआई का सक्रिय सदस्य बताया जाता है, उसके लिए छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुबह 6:30 बजे एटीएस की टीम मेरठ पहुंची, जहां देलीगेट इलाके के मकसूद अली चौक में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुनीर बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ मेरठ में रहकर इलाज करा रहा था और यही सूचना एटीएस को मिली थी और इसी पर काम करते हुए एटीएस की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन मुनीर तो वहां नहीं मिला, उसके जो परिजन थे उसमें कुछ हिरासत में ले लिया है। अभी पूछताछ का दौर जारी है। अलग अलग ठिकानों पर और भी कई जगह छापेमारी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इनपुट सामने नहीं आया जिसमें गिरफ्तारी की गई हो। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर एटीएस की टीम ने लिया है, उनसे पूछताछ का दौर जारी है। बिल्कुल, और शंकर आनंद भी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर पूरे देश के एक ओवरऑल अपडेट की बात की जाए तो क्या जानकारी है? कुल 13 राज्यों में छापे पड़े हैं, कितनी गिरफ्तारियां? एक साथ कर लेते हैं। आइए भाई, इधर आइए। जी जी बिल्कुल, शंकर आपके पास लौटेंगे, लेकिन उपेंद्र के पास कुछ अपडेट है। उपेंद्र, आज माननीय न्यायालय ने, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मुस्लिम पक्ष ने हमारे केस में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन आई थी उसका हमने विरोध किया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई मुद्दे पर यहाँ वकील पक्ष रख रहे हैं। ज्ञानवापी मसले पर वकील बता रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन लौटते मुद्दे पर पीएफआई पर छापे पड़े हैं। शंकर आनंद हमारे साथ है दिल्ली से। शंकर, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या अपडेट पूरे देश से? हेलो 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 जी, आपकी आवाज पहुंच रही है शंकर, क्या अपडेट है पूरे देश से? तो लगता है उन तक आवाज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और एनआईए के द्वारा जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और एनआईए के द्वारा जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आज तकरीबन 106 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय के ठीक बाहर हूं और ईडी मुख्यालय के द्वारा जो हमारे जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चार आरोपियों से इस वक्त में पूछताछ चल रही है और देर शाम तक उसकी गिरफ्तारी की भी संभावना है। इसके साथ ही अगर एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए के द्वारा आज शाम में 6 बजे इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि आज दिन भर जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो इस सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली हैं। शाम में 6 बजे एनआईए मुख्यालय के द्वारा इस मामले की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जिस तरह से आज ये एनआईए और ईडी के द्वारा इस ज्वाइंट ऑपरेशन का अंजाम दिया गया, इस पूरे ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक नजर रखी जा रही थी, उसे मॉनिटर किया जा रहा था और उसी के नेतृत्व में इस देश भर में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व पर कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर पर जिस तरह से पीएफआई की भूमिका एक संदिग्ध गतिविधियां को आगे डेवलप करने के लिए और उसके पीएफआई से जुड़े हुए कई जो संदिग्ध लोगों की जो भूमिका जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, तो आज ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा रही है शंकर। देश भर के 13 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारियां हुई हैं और 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 8 जिलों में छापेमारी हुई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। साध्वी ऋतंभरा लंदन में अपना दौरा कैंसिल होने पर लौट आई हैं और ब्रिटेन में मंदिर परिसर में हमले के बाद साध्वी ऋतंभरा को लंदन का भी ट्रांजिट वीजा नहीं मिला है और वो अमेरिका से सीधे भारत लौट आई। उनका यह आरोप है कि वो अमेरिका दौरे पर थी तब कुछ मुस्लिम संगठनों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। वहां भी उनके प्रोग्राम रद्द करने की कोशिश की गई। एक महीने के अमेरिका प्रवास के बाद उन्हें इंग्लैंड जाना था लेकिन उन्हें लंदन जाने से रोक दिया गया। जिस दुर्गा भवन मंदिर में आपका कार्यक्रम था स्मेथविक में, वहां तोड़फोड़ की गई, पटाखे फोड़े गए, बोतलें फेंकी गई, 300 लोगों का हुजूम पहुंचा, अंदर प्रवेश करता है और नारेबाजी करता है आपके कार्यक्रम के विरोध में, जो कि स्थगित हो चुका था, वो बाद में होता। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया गया आपके खिलाफ? देखिए, ये तो जग जाहिर है, कुछ हिंसक ताकतें हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करना चाहते हैं समाज में। को लगता है कि दुर्गा भवन मंदिर में जिस तरह से हमला किया गया उसमें पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है? अब ये तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी कि उसमें किसका हाथ है। ये तो वहाँ की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इतना शांत सज्जन हिंदू समाज इतना आहत, इतना घायल और इतना अपमानित किया जा रहा है, हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर आघात हो रहे हैं। तो ये तो वहाँ की सरकार को देखना होगा कि ये कौन सी ताकतें हैं जो इतनी सज्जन शक्तियों को बदनाम करने की, हरेसमेंट करने की कोशिशें कर रही हैं। इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे झूठे लोगों का संगठन है, इसके पीछे आईएसआई का नाम आ रहा है कि उनका समर्थन रहा हो। निश्चित रूप से रहा होगा। इसके लिए तो वहाँ की गवर्नमेंट को देखना है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो वहाँ अस्थिरता पैदा कर रही हैं।